हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है समझने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। देखो, क्लैट के प्रिपरेशन के लिए क्लैट पॉइंट रिवॉल्यूशन लेके आया हुआ है। मैंने आपको 50 बार बता रखा है, एक बार और सुन लो। जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोगों को बताना पड़ता है। 21,999 का ये कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, 7 बुक्स आपके घर पे, जो भी आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चीज़ें चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। साथ ही साथ ऑनलाइन में रहता है तो आपको ये लगता है कि यार और लोगों से कैसे बातचीत एंड एवरीथिंग, तो कम्युनिटी का भी एक्सेस है। जितने भी बच्चे इनरोल रहते हैं सब लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, तो वो वाली भी चीज़ नहीं है। तो अगर आप क्लैट 2024 का टारगेट कर रहे हैं, दिस इज योर कोर्स। अगर आप क्लैट 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो विजेता बैच आप हमारा देख सकते हैं। 2 साल की फीस ओनली 32,999 है। मैजिक बॉक्स जिसमें मॉक्स एंड बुक्स आप हमारा परचेस कर सकते हैं। इन सभी के डेमो क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, तो आप इनकी भी तैयारी हमारे थ्रू कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी बस ऐप डाउनलोड कर लेना है और जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहें उसका डेमो क्लास देख सकते हैं। देखो, आज की जो पहली न्यूज़ है ना, फ्रंट पेज द हिंदू में आया है, फ्रेश वायलेंस पुट्स मणिपुर ऑन एज। तो ये क्या है भाई, मणिपुर की क्राइसिस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसी में आगे बढ़ते हुए चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बहुत ही मणिपुर की सिचुएशन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और आई डोंट नो वाई इतने दिन से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, बट वो नहीं हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। मणिपुर की क्राइसिस को एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर आगे आज के सेशन में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये मणिपुर है अपने प्यारे भारत के अंदर, और थोड़ा सा इस लोकेशन को समझो। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इधर दूसरे देश शुरू हो जाते हैं, ऊपर नागालैंड है, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, और यहाँ पे आपका चिकन नेक पॉइंट भी होता है। ठीक है, अब बात समझते हैं। मणिपुर के अंदर ना 2 टाइप का रीजन है। रीजन मतलब एरिया है। एक हिली रीजन है, पहाड़ों वाला एरिया है, और एक वैली है जो घाटियां होती हैं नीचे वो होती है। वैली वहां पे जो है ना वो 10% पूरा लैंड का कंसिस्ट करती है, जो हिल्स हैं वो वहां का 90% कंसिस्ट करती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से रिपीट करते हैं। जो वैली वाला पोर्शन है ना वो 65% है वहां पे, और जो ट्राइबल के लिए हिल्स वाला एरिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 35% है। ठीक है, अगर हम मणिपुर का स्ट्रक्चर देखें तो माना यह जा सकता है कि वहां पे वैली का रीजन ज्यादा है और हिल्स का एरिया कम है, लेकिन वैली के एरिया के अंदर ना 10% मैटी कम्युनिटी रहती है। मतलब 65% लैंड के ऊपर 10% कम्युनिटी एक जो है वो रहती है, और 35% एरिया के अंदर 90% ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। आपको बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा जो एरिया है ना वहां पे कम पॉपुलेशन रहती है, और जिसके पास कम जगह है उसके पास ज्यादा लोग रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मैटी कम्युनिटी है ना इनका कुछ समय से ये चल रहा है कि इनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में डाल दिया जाए। इस पे मणिपुर की हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ करे। उसके बाद से ना वहां पे दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और जो मैटी कम्युनिटीज हैं, इनके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं, और वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स भी देखेंगे ना तो 60% सीट्स जो है ना वो मैटी कम्युनिटी के लोगों के पास है, और 40 के आसपास सीट्स जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के पास है। देखो, ट्राइबल कम्युनिटी का यही कहना है कि यार ये लोग तो ऑलरेडी इतने संपन्न हैं, ज्यादा जगहों पे भी रह रहे हैं, ज्यादा चीजें भी कर रहे हैं, तो वाई दे आर गिविंग सो मच, मतलब इशू इस चीज को लेके कि भाई हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए। तो ये यहाँ पे चीज है। एक बार ना ये लैंड वाली चीज कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें कि किसके पास कितना है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, देख लेना। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बताया। तो ये मणिपुर का थोड़ा सा आप और अच्छे से लोकेशन के वाइज देखो, समझो, क्योंकि जिस भी एरिया की बात होती है ना उसका दिमाग में आपकी लोकेशन बना हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट को लेके। तो पहला तो टेरिटोरियल क्लेम्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैटी कम्युनिटी है एंड ट्राइबल कम्युनिटी है, तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ लैंड को लेके है, चीजों को लेके है, तो ट्राइबल कम्युनिटी को ये लग रहा है कि भाई मैटी कम्युनिटी जो है ना ये फ्यूचर में फिर हमारे एरिया में आके भी लैंड खरीदने लगेगी, अभी नहीं खरीद पाती है,
तो उनको ये लग रहा है अगर इनको शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया तो ये ऑलरेडी प्रोग्रेस क्लास है और ये लोग यहाँ पे आके फिर हमारी भी जगहों में घुस जाएंगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो मतलब इन दी एंड कहीं ना कहीं ये हम लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस है, हम लोगों को हमारे जो कल्चर है उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। वहीं मैटी कम्युनिटी है वो भी यही कह रही है कि भाई अगर हमें यहाँ पे बचाने के लिए नहीं किया गया तो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स और हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी, क्योंकि ये एरिया ऐसा है ना नॉर्थ ईस्ट का जहाँ पे आपको पता है कि ये सब चीजें बहुत आम है, जहाँ पे इस तरीके के वायलेंस और सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी चीजें जो है वो समझ में आई हो। क्योंकि देखो मैटी कम्युनिटी के पास 10% लैंड है, तो वो ये कहती है कि भाई हम लोग भी तो कहीं ना कहीं हमारा भी कल्चरल जो चीजें हैं, हमारा भी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। देखो 1949 तक ना मणिपुर जो है एक प्रिंसली स्टेट था, फिर जब ये इंडिया में मिला ना उस समय मैटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो एसटी कैटेगरी में था वो खत्म कर दिया गया। उससे पहले मैटी कम्युनिटी जो है ना वो शेड्यूल ट्राइब में ही आती थी। तो इस वजह से भी मैटी कम्युनिटी जो है ना वो ये कहती है कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तो चलो बात की बात है, हमें शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालना चाहिए। ये बात मैटी कम्युनिटी के लोगों का कहना है। बैकग्राउंड क्या है मैंने आपको बताया, 1949 से पहले दे यूज्ड टू कम अंडर द ट्राइबल कम्युनिटीज और इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ रही है कि हमें एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिल जाना चाहिए। तो ये था यहाँ पे ये वाला आर्टिकल। इसके बाद देखो दूसरा आर्टिकल है डू नॉट रश टू स्वैप 2000 नोट्स आरबीआई। देखो हुआ क्या है ना, आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, आपके पेरेंट्स अपडेटेड रहते हैं। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जनता जो है ना वो एक ऐसी तबका है जो न्यूज़पेपर ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उनको वो चीज उपलब्ध नहीं है। उनका जीवन का रोजी रोटी कमाना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब क्या हो रहा है ना, 2000 के नोट को लेकर लोगों के मन में भय आ चुका है। जो मैं आपको रिसेंटली इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं 4 से 5 दिन पहले अपने गांव गया था, तो वहां पे मेरी कुछ लोगों से बातें हो रही थी। तो उनके दिमाग में ये था कि भाई जल्दी जल्दी जाके चेंज करा लो वरना फिर बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक हलचल मच चुकी है 2000 के नोटों को लेके। तो अब हमारे आरबीआई तो कह रहा है कि भाई रश मत करो, आराम से कर सकते हो, उसके बाद भी करा सकते हो, लीगल टेंडर अभी भी रहेगा। लेकिन क्या जनता को पता है? तो इस पे ना आज एक एडिटोरियल भी आया है, वो भी कोई हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए नहीं है, आप ऐसे अपनी नॉलेज के लिए चाहो तो पढ़ लेना इंग्लिश रीडिंग के लिए। उसमें बात लिखी हुई है कि आरबीआई को अगर 2000 नोट खत्म भी करना था ना तो कोई कैप नहीं देना था कि इस टाइम से पहले कर लो, हमेशा छोड़ देते, आराम से जनता कर लेती। अब वो जो हलचल मच गई है ना वो सही नहीं है। तो ये शक्तिकांत दास साहब जो हैं, आपको पता है कौन है ये? हाँ, आरबीआई के कर्ता धर्ता है। प्राइम मिनिस्टर एक्सटोल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन एट द 3rd फिपिक समिट। तो पहले तो फिपिक क्या होता है इसको समझते हैं, फिर यहां पे आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। इंडिया पैसिफिक आइलैंड, इसको क्या बोलते हैं? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है फिपिक। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है फिपिक। ठीक है, ये अभी जो रिसेंटली है वो हुई है आपकी पोर्ट मोर्सबी, जो कि जॉइंटली होस्ट किया गया है इंडिया विद पपुआ न्यू गुयाना के साथ। ठीक है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चेयर द समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गुयाना। पपुआ न्यू गुयाना की पहले मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा। यार मैंने मैप डाला था, गायब हो गया इसमें से। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। रुको, मेरा देखो ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी जगह के बारे में पढ़ो ना उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर बच्चा उसकी लोकेशन नहीं समझेगा ना उसे कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो है ना आपका गाइस, ओ भाई देखो पता है क्या था, जब मैं छोटा था या मैं अभी भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार पापा लोग कितने टेक्निकल इलिटरेट रह गए या फिर टेक्निकली इतने आगे नहीं है। तो कुछ जगहों पे आके फिर मुझे ऐसा फील होता है कि यार जो भी हमारे एडिटर्स होते हैं वो और ज़्यादा टेक्निकली एडवांस होते हैं, अब हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर लगता है कि यार अपन उनको क्यों ही कहते थे, अपने खुद का वो हाल है। तो यहाँ पे देखो पेन ऑन होने की कोशिश कर रहा था, पेन ऑन हो नहीं रहा है। ठीक है, ये देखो ना पपुआ न्यू गुयाना है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये चाइना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं ना उसमें ये लोकेशन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये वाला जो एरिया है ये पपुआ न्यू गिनिया है और चाइना है। तो बगल में आप समझ सकते हो कि चाइना है, तो ये कंटेक्स्ट है इसका जो जरूरी है आपके दिमाग में आना। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इंडिया ने को चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया के साथ। फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जो है, फिपिक जो है, एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है जो इंडिया एंड 40 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के बीच में है। 40 नहीं, 14 पैसिफिक आइलैंड नेशन के बीच में है। ये इसका सिंबल है, काइंड ऑफ फिपिक ही लिखा रहता है, कुछ अलग से सिंबल नहीं है। अब ये 14 आइलैंड कौन कौन से हैं? तो पहला है कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरा, न्यूयो, समोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाउ, पपुआ न्यू गिनिया, टोंगा, टुवालू एंड वनातू। चलो मुझे एक आज का मेरा क्विज का क्वेश्चन है, मुझे सभी लोग जवाब देंगे। वनातू कुछ दिन पहले न्यूज में था, इंटरनेशनल कोर्ट से रिलेटेड कुछ मैटर था। कमेंट सेक्शन में एक लाइन में मुझे स्टेटमेंट लिख दो कि क्यों था, तो मुझे मान जाऊंगा कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स रिवीजन भी करते हैं। और देखो करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम पे ना चीजों को 3 लेवल में डिवाइड करो। एक फर्स्ट लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सब कुछ याद करना ही करना है। लेवल 2 कि चलो इसको बाद में याद करेंगे लेकिन करना है। और लेवल 3 कि अगर सब कुछ याद हो गया, समय बचेगा तो इसको भी याद कर लेंगे। ये 14 आइलैंड्स कौन कौन से हैं ना, ये लेवल 3 में डाल दो। अगर जस्ट इन केस समय बचता है, आपको लगता है आपको याद हो जाएंगे, कर लो, वरना इनको पढ़ लिया करो बस 4-5 बार, जब भी रिवीजन करो पढ़ लो। क्योंकि होगा क्या ना, ऐसे अचानक से क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा आइलैंड नहीं है, मे भी पूछ लें पर उसके 1% चांस है। पर 99% चांस क्या है कि जैसे वनातू न्यूज में रहता है, पपुआ न्यू गिनिया न्यूज में रहता है, सोलोमन आइलैंड न्यूज में रहता है, अभी चाइना के साथ डील हुई थी सोलोमन आइलैंड की। कहने का मतलब है ना, उस रिलेशन में कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है और वहां पे फिपिक से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो कहने का मतलब है कि इनको रीड करते रहा करो। तो लेवल 3 में डालो पर याद करना है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द अबव कंट्रीज मेट इन सुआ, फिजी, नवंबर 2014 पहली बार। वहां से ये हर साल एनुअल समिट जो है कॉन्सेप्चुलाइज्ड हुई थी। तो कब से स्टार्ट हुई है? ये नवंबर 2014 से, ध्यान रखने का है, ठीक है। तो ये था ये वाला मामला। अब कंटेक्स्ट पे तो आ जाते हैं। आप कहोगे सर ये तो बता दिया, न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि इनकी मीट हुई थी। अब ये मीट क्यों हो रही है आप सिंपल समझ सकते हो, कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स के ऊपर इंडिया जो है वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है, इनकी मदद करते रहना चाहता है, इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है कि ये आइलैंड जो है चाइना के पास ना आ जाए। यूएस भी पपुआ न्यू गिनिया से रिसेंटली एक डील किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि चाइना के पास है, कल को अगर कोई वॉर या कुछ भी होता है तो पपुआ न्यू गिनिया को एज ए बेस यूज कर सकता है यूएस चाइना पर अटैक करने के लिए। पपुआ न्यू गिनिया में ऑलरेडी अभी क्राइसिस चल रही है। क्यों चल रही है? वहां की जनता जो है ना, वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई क्यों मिलिटराइजेशन कर रहे हो, क्यों डील कर लिया आपने यूएसए से। पर पपुआ न्यू गिनिया का कहना है कि हमने सही किया है। यहाँ पे अभी इनकी मीट हुई थी, मोदी जी ने अपनी बातें रखी, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, दैट्स इट। और इसमें कुछ अलग से हमारे काम का नहीं है। फिर देखिए आज के एडिटोरियल्स की हम बात करें, पॉलिटिकल आर्टिकल है कर्नाटका के डेवलपमेंट से रिलेटेड, इमरान खान का आर्टिकल है। यहाँ पे वही आरबीआई वाला आर्टिकल है कि भाई डेडलाइन नहीं रखनी चाहिए थी। और G7 वाला आर्टिकल है, कल डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर देखो पपुआ न्यू गिनिया की बात हो रही थी, आ गया यूएस साइन सिक्योरिटी पैक्ट विद पपुआ न्यू गिनिया अमिड कंपटीशन विद चाइना। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया फिपिक का पार्ट है या इनमें से कौन सा फिपिक का पार्ट नहीं है। तो जो आइलैंड्स न्यूज में रहते हैं ना, जैसे सोलोमन आइलैंड अपने आप में बहुत कहानी है उसकी, बहुत न्यूज में रहता है, तो वो उस पर क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ फिपिक का पार्ट है। तो ऐसे जब कनेक्ट करके रिवाइज करोगे ना, आपके दिमाग में चीज रह जाएंगी। तो यूएस ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है पपुआ न्यू गिनिया के साथ अमिड कंपटीशन विद चाइना, ठीक है। यूएसए साइंड द न्यू पैक्ट विद पपुआ न्यू गिनिया ऑन मंडे। क्यों? कि पैसिफिक से चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है, चाइना को कल को युद्ध होगा तो एज ए मिलिट्री बेस यहाँ पे चीजों को यूज किया जा सकता है। पपुआ न्यू गिनिया के लोग जो हैं वो इससे इतने खुश हैं नहीं, उनका यही कहना है कि भैया आप क्यों कर रहे हो मिलिटराइजेशन एंड ये सारी चीजें, तो वो ये वाला मामला है, ठीक है। ये वाला लोकेशन तो आपको समझ में आ ही गया, दिस इज क्या पपुआ न्यू गिनिया, और ये आपका क्या है चाइना। देखो चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, यूएस देखो डेवलप कंट्री, आज नहीं तो कल चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर बन जाएगा यूएस को पीछे करते हुए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यहां पे कहां आती है ना, वो देखने वाली है।
बात यहाँ पे ये आती है कि चाइना से सबको इतनी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो कल को बन भी रहा है पावरफुल तो यूएस भी तो था, तो अब चाइना बन जाएगा, क्या इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यूएस एंड चाइना अलग तरीके से वर्क करते हैं। यूएस जब वर्क करता था तो वो ऐसा नहीं था कि सबसे लड़ाई झगड़े किए जा रहा है। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली लेवल पे तो करता है, पर साथ ही साथ मिलिट्री के तरीके से भी लोगों को तंग करता रहता है। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया का है। आप इंडिया का एग्जांपल लेके देख लीजिए, भारत की चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाइना ही तो समय समय बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स करता है। तो चाइना ऐसा क्यों करता है, चाइना अपर हैंड दिखाने की कोशिश करता है कि वी आर सुप्रीम, हम सुप्रीम हैं, इस तरीके की चीज चाइना के द्वारा करने की कोशिश करी जाती है। तो यही प्रॉब्लम है चाइना के साथ। और इंडो पैसिफिक में आप देखो तो चाइना ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका की क्राइसिस में एक बहुत बड़ा रोल चाइना का है, डेट इतना सारा दिया हुआ था। आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान को इतना डेट दे के बिल्कुल अपने अंडर में कर रखा है। सिर्फ ये नहीं, चाइना का वियतनाम के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का हांगकांग जो उनका पार्ट है उसी के साथ दिक्कत चल रही है, चाइना का रशिया को छोड़ के आज की डेट में वर्ल्ड में ज्यादा किसी कंट्री से बन नहीं रही है, कनाडा से प्रॉब्लम चल रहा है। तो चाइना जो है ना, इसको ये वैसा कंट्री नहीं है कि इसको इकोनॉमिकली बहुत आगे भी बढ़ जाए तो आपको बहुत खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है ना कि इकोनॉमी लेवल पे तो बढ़ रहा है लेकिन ये मिलिट्री लेवल पे तंग करता रहता है लोगों को, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के साथ आप एग्जांपल आपको याद होगा 1962 का वॉर हो गया था, नेहरू जी चाइना के सपोर्ट में हमेशा रहते थे, तिब्बत को इन्होंने कैप्चर किया, हमारी सरकारों ने कुछ नहीं बोला। नेहरू जी का मानना था हम क्यों लड़ाई करें चाइना से, नेहरू जी मान ही नहीं सकते थे कि चाइना उन पर अटैक कर देगा। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया ना, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की पूरे वर्ल्ड में थू-थू हुई थी। और उसके बाद नेहरू जी के, ऐसा लोग कहते हैं जो उनके आसपास हैं, आप बुक्स पढ़ेंगे कि नेहरू जी के लिए मन में भी एक बहुत बड़ा वो रह गया था अपने ऊपर, एक हार टाइप का, कि उन्होंने कैसे इतना गलत फैसला लिया, क्योंकि चाइना का सपोर्ट किया था आंख बंद करके, लेकिन रिटर्न में वो चीज नहीं मिली। 1962 का वॉर ऐसे ही तो हुआ था, इंडिया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि चाइना वॉर करेगा, बट चाइना ने कर दिया। इन दी एंड दे वॉन। फिर वो इंडिया के लिए पूरे विश्व लेवल पे बहुत बदनामी हुई थी कि इंडिया को उस समय लोग देखते थे एज ए सुप्रीम पावर, इस तरीके से कि चाइना को टैकल करने के लिए यही काम में आएगा। बट बाद में सबको रियलाइज हुआ कि यार ये अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं, क्या करेंगे। तो वो वाली चीज है, वो इमेज अब आके बहुत ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो वो वाला इशू है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।